हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। क्लास 12th की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे पादपों के पुष्पीय जनन में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज हम लोग जो है भाग 7 देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब भाग 6 में जो है हम लोग पढ़ चुके थे बीजांड के बारे में, है ना, गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार के बारे में, है ना, बीजांड के प्रकार के बारे में। बीजांड के प्रकार, बीजांड को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब बीजांड की जो स्थिति होती है उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको जो है हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब बात यह है कि बीजांड को बांटा किस आधार पर गया है। तो बीजांड को जो है बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर बीजांड को बीजांड द्वार, है ना, ध्यान समझते चलेंगे, बीजांड द्वार और निभाग, है ना, निभाग यानी चैलेजा, और जो है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल्स, है ना, फ्यूनिकल्स, चैलेजा और माइक्रोपाइल, इसकी स्थिति के आधार पर, और जो है इसके प्लेसेंटेशन के साथ, प्लेसेंटे का मतलब ये हुआ बीजांड आसन के आधार पर, है ना, किसके आधार पर, बीजांड आसन के आधार पर, है ना, बीजांड आसन, है ना, यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के आधार पर जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके निम्न भाग हैं, जैसे रिजु या आर्थोट्रोपस, प्रतीप या एनाट्रोपस, अर्धप्रतीप, वक्र यानी कंपाइलोट्रोपस, अनुप्रस्थ यानी एम्फीट्रोपस और कुंडलित यानी सर्सिनोट्रोपस, इतने भागों में बांटा गया है। अब जो है ये इसका आधार क्या है बांटने का, तो बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर, निभाग की स्थिति के आधार पर और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर, या फिर बीजांड आसन यानी प्लेसेंटा की स्थिति के आधार पर इसको बांटा गया है। अब इसके निम्न प्रकार हैं। आप पहले जो है हम लोग समझते चलेंगे कि इसकी स्थिति होती कैसी है और कैसी संरचनाएं इसकी हैं। तो सब चीज़ों को आप जो है क्रम से जो है समझते चलेंगे एक एक चीज़ों को। तो जो है इसमें पहला टाइप है रिजु या आर्थोट्रोपस। रिजु या आर्थोट्रोपस, रिजु और आर्थोट्रोपस का मतलब क्या हुआ तो समझेंगे। इसका बीजांड जो होता है ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। कौन कौन से तीनों, तो हमने अभी बताया कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत। बीजांड द्वार, ध्यान समझेंगे, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, ये जब तीनों एक ही सीध में हो, है ना, तीनों क्या है, एक ही सीध में हो, तब बनता है रिजु या आर्थोट्रोपस। अब इसकी संरचना देखते हैं, संरचना कैसी होती है। तो इसमें जो है कि जो बीजांड का भाग है ना, बीजांड वाले जो भाग हैं, ये बीजांड की हमने संरचना बनाई। अब इसमें क्या है कि ये है बीजांड वृंत, है ना, ये क्या है, तो बीजांड वृंत है। ये क्या है, तो बीजांड द्वार है, और बीजांड द्वार के सामने का भाग क्या होता है, निभाग, है ना, ये क्या है, निभाग है। ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत है यानी फ्यूनिकल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये जो है बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, है ना। इसके आधार पर ही इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जब ये तीनों एक ही सीध में हो, जब तीनों क्या हो, एक ही सीध में हो, बिल्कुल एक ही सीध में हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजु या आर्थोट्रोपस। रिजु या आर्थोट्रोपस, एट्रोपस या फिर आर्थोट्रोपस। ये देखने को मिलता है किसमें, तो अनावृत बीजी पौधों में, पॉलीगोनम में, पान और काली मिर्च में आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह के बीजांड आपको देखने को मिलेंगे। हमने क्या बताया कि जब बीजांड द्वार और निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही सीध रेखा में हो, ये तीनों एक ही सीध में हो, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिजु टाइप या आर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, रिजु या आर्थोट्रोपस ओव्यूल। और अब जो दूसरा है प्रतीप या एनाट्रोपस, प्रतीप या एनाट्रोपस, इसमें क्या होता है कि जो बीजांड द्वार है और निभाग है, ध्यान समझेंगे, जो बीजांड द्वार है और निभाग है ये दोनों एक सीध में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, है ना, ध्यान समझते चलिएगा, एक एक डायग्राम को आप समझते चलेंगे। हमने ये क्या बताया कि ये क्या है हमारा, तो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, है ना, माइक्रोपाइल, और ये जो है निभाग है, निभाग चैलेजा, है ना, और ये क्या है, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। अब ये जो बीजांड वृंत है और बीजांड द्वार है और निभाग है, जब दोनों एक सीध में हो, निभाग भी और बीजांड द्वार दोनों एक सीध रेखा में हो, तब इस कैसा होता है, तो प्रतीप या एनाट्रोपस, प्रतीप और एनाट्रोपस। ठीक है, प्रतीप और एनाट्रोपस टाइप का बीजांड जो है किस में देखने को मिलते हैं, तो चना में, सेम में, मटर में, टमाटर में और गुड़हल में और गुलमेहंदी और
इत्यादि। ठीक है, इन सभी चीज़ों में जो है आपको देखने को मिलता है। किस तरह के ओव्यूल देखने को मिलेंगे, तो प्रतीप या एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, तो जो बीजांड द्वार होता है और निभाग होते हैं, दोनों क्या होंगे, एक ही सीध में उपस्थित होते हैं, दोनों एक ही सीध में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, तो प्रतीप या एनाट्रोपस बोलेंगे, प्रतीप या एनाट्रोपस। और जब तीनों एक सीध में होंगे तो क्या बोलेंगे, रिजु या ऑर्थोट्रोपस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिजु या ऑर्थोट्रोपस। इसको क्या बोलेंगे, तो प्रतीप या एनाट्रोपस, प्रतीप। ठीक है, समझते चलेंगे। अब जो तीसरा है, तीसरे को बोलते हैं अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस। अर्ध प्रतीप या हेमीट्रोपस में क्या होगा कि ये जो बीजांड जो है, ये जो ओव्यूल हमने बनाया है संरचना, इसको बस आप जो है 90 अंश की डिग्री पर मोड़ दीजिए बीजांड वृंत से। बीजांड वृंत से कितने डिग्री के एंगल पे, तो 90 डिग्री के एंगल पे आप इसको क्या करिए कि इसको बस घुमा दीजिए। ठीक है, तो किस टाइप का ओव्यूल बन जाएगा, किस टाइप का बनेगा, तो बन जाएगा हमारा अर्ध प्रतीप यानी हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारा बीजांड द्वार है, ये क्या है, निभाग है, और ये बीजांड वृंत है। अब ये इसमें दोनों एक दूसरे से ऐसे होंगे, और जो ये बीजांड वृंत हमने बनाया है ये इसके 90 डिग्री पे है ना। कितने डिग्री पर मुड़ा हुआ है, तो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो है कि ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्ध प्रतीप बोलते हैं, हेमीट्रोपस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमीट्रोपस या अर्ध प्रतीप। ऐसा देखने को किस में मिलता है, तो रेननकुलेसी के पौधों में, रेननकुलेसी कुल के पौधों में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, अर्ध प्रतीप टाइप का ओव्यूल यानी बीजांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से वक्र या कंपाइलोट्रोपस, वक्र या कंपाइलोट्रोपस में क्या होगा कि इसमें जो बीजांड है, बीजांड द्वार और निभाग, बीजांड द्वार और निभाग, ये दोनों एक सीध में नहीं उपस्थित होते हैं, दोनों एक सीध में उपस्थित नहीं होते हैं। और जो बीजांड द्वार होता है कुछ इसके बीजांड वृंत के समीप उपस्थित होता है। ध्यान समझेंगे, हम लोग वक्र वाला पढ़ रहे हैं, वक्र यानी कंपाइलोट्रोपस, है ना। कंपाइलोट्रोपस इसमें क्या होता है कि जो बीजांड है, इस बीजांड की संरचना देखिएगा, इसमें जो है जो बीजांड द्वार है ना, ध्यान समझते चलेंगे। ठीक है, ये संरचना कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। और जो है इसमें जो निभाग वाला भाग है, निभाग वाला भाग और बीजांड द्वार, ये क्या है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, और ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, और ये है निभाग। तीनों ही जो है, तीनों एक सीध में नहीं है, बिल्कुल तीनों एक सीध में उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो है कि ओव्यूल को क्या बोलते हैं, कंपाइलोट्रोपस बोलते हैं, वक्र टाइप का ओव्यूल बोलते हैं। जैसे क्रूसिफेरी कुल के पौधों में, लेग्नेसी कुल के पौधों में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो है किस प्रकार का, तो वक्र टाइप का कंपाइलोट्रोपस जो है ओव्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो है अनुप्रस्थ एम्फीट्रोपस, अनुप्रस्थ यानी एम्फीट्रोपस, इस तरह के ओव्यूल जो है आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो इस तरह के ओव्यूल देखने को मिलता है कैप्सुला में, गुलबांश में, पुष्प में, पॉपी में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश, अब ध्यान समझते चलिएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अनुप्रस्थ को, अनुप्रस्थ को ध्यान से समझेंगे, अनुप्रस्थ टाइप का। इसमें क्या होगा, जो ओव्यूल है ना, इसमें जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, ये हसिया आकार का हो जाएगा। किस आकार का हो जाता है, तो हसिया आकार का हो जाता है। भ्रूणकोश किस आकार का हो जाएगा, तो हसिया आकार का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ, है ना, हेमीट्रोपस नहीं, एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। इसमें भ्रूणकोश क्या होगा, तो हसिया आकार का हो जाता है। इस टाइप के ओव्यूल को बोलते हैं एम्फीट्रोपस, यानी पोस्त में देखने को मिलेगा, कैप्सुला में और गुलबांश में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। किस टाइप का, तो अनुप्रस्थ टाइप का। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको संरचना ये याद रखनी है, एक एक संरचना को याद रखनी है। फिर एक कुंडलित यानी सर्सिनोट्रोपस, इसमें किस में देखने को मिलता है, तो नागफनी में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत क्या होता है, ये जो बीजांड वृंत है ये पूरा ही जो है इसको सर्कुलेट कर लेता है, जो है एक दूसरे, पूरा जो है एक दूसरे में लपेट लेता है, घूम जाता है। जैसे अगर इस टाइप का हम बनाएं ओव्यूल तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब ये जो सर्सिनेट टाइप का है तो बीजांड वृंत ही क्या हो गया है, तो बीजांड वृंत इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया हुआ है ना, ओव्यूल को क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो इस तरह के जो है ओव्यूल को क्या बोलते हैं, तो कुंडलित ओव्यूल बोलते हैं, सर्सिनेट टाइप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कुंडलित, है ना, कुंडलित सर्सिनेट टाइप ओव्यूल। ठीक है, तो आप जो है ये संरचनाएं आप बना लेंगे
और आप हेडिंग देंगे बीजांड के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। इसमें आप जो है लिखते हुए चलेंगे और एक एक संरचना को समझते हुए चलेंगे। एक बार और संरचना मैंने समझा दे रहा हूँ। जो रिजिड टाइप या आर्थोट्रोपस, पहले तो ये समझेंगे कि जो बीजांड के प्रकार हैं वो किस बेस पे बांटे गए हैं। तो हमने बताया कि निभाग, बीजांड वृंत और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है, कि स्थिति के आधार पर बांटा गया है। अब इसमें जब ये तीनों एक सीध रेखा में हो तो किस तरह का बनेगा, रिजिड या आर्थोट्रोपस का बनेगा। प्रतीप टाइप का कब बनेगा, प्रतीप टाइप बनेगा जब बीजांड द्वार और निभाग दोनों ही क्या हो, एक सीध रेखा में हो, निभाग, है ना, क्या हो, एक सीध रेखा में हो, तब किस टाइप का ओव्यूल बनेगा, प्रतीप टाइप का। उदाहरण चना, सेम, मटर, टमाटर, गुड़हल, गुलमेहंदी में, ठीक है। और अर्ध प्रतीप किस में बनेगा, तो जो है अर्ध प्रतीप में बस ये जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार कितने डिग्री पर जो है इसको 90 डिग्री पर मोड़ दीजिए, तो बीजांड द्वार और निभाग दोनों ही एक सीध रेखा में होंगे, इसमें दोनों ही एक सीध रेखा में होंगे। तो इस टाइप के ओव्यूल को बोलेंगे अर्ध प्रतीप, यानी हेमीट्रोपस बोलेंगे। और फिर जो वक्र टाइप का है, कंपाइलोट्रोपस, वक्र टाइप का आपको देखने को किस में मिलेगा, तो वक्र टाइप में हमने बताया अभी कि इसमें क्या होगा कि दोनों ही एक सीध रेखा में नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे, एक सीध रेखा में नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है कि ये जो है वक्र टाइप का है, किस टाइप का है, वक्र टाइप का, है ना। इसमें क्या है, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीध रेखा में उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे ये लेग्नेसी कुल के पौधों में, है ना, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में ऐसा देखने को मिलेगा वक्र टाइप का। फिर उसी तरह से अनुप्रस्थ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो भ्रूणकोश होता है, इसके अंदर भ्रूणकोश उपस्थित होता है, वो हंसिए आकार का हो जाता है। किस आकार का हो जाएगा, हंसिए आकार का हो जाएगा। तो इस टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ टाइप का ओव्यूल बोलते हैं। फिर जो कुंडलित होते हैं, सर्सिनेट टाइप किस में होगा, इसमें क्या होगा कि जो बीजांड वृंत है इसको चारों तरफ से, ओव्यूल को चारों तरफ से घेर लेता है ना। इस प्रकार के ओव्यूल को बोलते हैं कुंडलित, यानी सर्सिनेट टाइप बोलेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने ये संरचना पढ़ी। अब आप हेडिंग देंगे बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, और इसमें लिखेंगे कि बीजांड के विभिन्न भागों जैसे बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृंत लिखते चलिएगा। बीजांड वृंत के स्थिति के आधार पर उसको जो है निम्न भागों में बांटा गया है। अब क्रम से पहले नाम लिख लेंगे। पहला नाम लिखेंगे रिजिड या आर्थोट्रोपस, इसको एट्रोपस या आर्थोट्रोपस भी बोलते हैं। पहला है रिजिड या आर्थोट्रोपस। दूसरा लिखेंगे प्रतीप या एनाट्रोपस, और तीसरा आप लिखेंगे अर्ध प्रतीप, हेमीट्रोपस, ठीक है। और नंबर 4 पे लिखेंगे वक्र या कंपाइलोट्रोपस। नंबर 5 अनुप्रस्थ, एम्फीट्रोपस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नंबर 6 कुंडलित या सर्सिनेट्रोपस, है ना। इतना लिखने के बाद आप जो है इसमें पहला हेडिंग देंगे रिजिड्रोपस, है ना, रिजिड या आर्थोट्रोपस, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग, चैलेजा व बीजांड वृंत सभी एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का बीजांड प्रायः सीधा होता है। और आप ये डायग्राम बना लेंगे रिजिड टाइप का, ये डायग्राम आप बना लीजिए। और उदाहरण आप लिखेंगे अनावृत बीजी पौधों में, पॉलीगोनम में, पान में और काली मिर्च में, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। फिर जो है आप दूसरी हेडिंग देंगे प्रतीप या एनाट्रोपस। इसमें आप जो है लिखेंगे प्रतीप या एनाट्रोपस में इस प्रकार के बीजांड में केवल बीजांड द्वार व निभाग एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस प्रकार का बीजांड प्रायः उल्टा होता है। उदाहरण लिखेंगे चना, सेम, मटर, टमाटर, गुड़हल, गुलमेहंदी आदि। उदाहरण में है चना, सेम, मटर, टमाटर, गुड़हल, गुलमेहंदी आदि, ठीक है। आप तीसरी हेडिंग देंगे अर्ध प्रतीप, हेमीट्रोपस। इसमें लिखेंगे अर्ध प्रतीप में इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं, और यह बीजांड वृंत से
यह बीजांड से समकोण पर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है। जैसे रैननकुलेसी कुल के पौधों में, और आप ये डायग्राम बना लेंगे, है ना, ये डायग्राम बना लेंगे। और जो है प्रतीप वाले में जो है ये डायग्राम कहाँ पे गया, प्रतीप, है ना, ये डायग्राम आप बना लेंगे प्रतीप टाइप के, ये वाला। और जो है अर्ध प्रतीप में ये बनाएंगे, है ना, 90 डिग्री के एंगल पे। अब नंबर 4 हेडिंग देंगे वक्र यानी कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस में लिखेंगे इस प्रकार के बीजांड में बीजांडद्वार व निभाग, इस प्रकार के बीजांड में बीजांडद्वार व निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, दोनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, स्थित नहीं होते हैं, सॉरी, दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। और यह कुछ मुड़ा होता है, और यह कुछ मुड़ा होता है। बीजांडद्वार बीजांडवृंत के समीप, बीजांडद्वार बीजांडवृंत के समीप स्थित होता है, समीप स्थित होता है। जैसे क्रूसीफेरी कुल व लेग्नेसी कुल के पौधों में, जैसे उदाहरण लिखेंगे क्रूसीफेरी कुल व लेग्नेसी कुल के पौधों में। नेक्स्ट 5वां हेडिंग देंगे अनुप्रस्थ एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, है ना। इसमें लिखेंगे एम्फीट्रोपस में, इसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणपोष भी, इसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणपोष भी मुड़कर हंसिया आकार जैसी संरचना, हंसिया आकार या घोड़े के नाल के आकार की, हंसिया आकार या घोड़े के नाल के आकार की संरचना बना लेता है। जैसे लैम्ना भी लिख लीजिएगा उदाहरण में, लैम्ना, ठीक है, लैम्ना, पोस्ट, कैप्सुला, गुलबांस आदि, ठीक है। नेक्स्ट 6वां लिखेंगे कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस, कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। इसमें आप लिखेंगे कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांडवृंत अत्यधिक कुंडलित होता है, और चारों तरफ से बीजांड को घेर लेता है, उदाहरण लिखेंगे नागफनी में, नागफनी ऑप्टूनिया, है ना, अपुंटिया है, ठीक है, लिख लीजिए। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है बीजांड का परिवर्धन, है ना, यानी गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है इन सभी चीज़ों के उदाहरण जो है जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोगों को पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है क्या, बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। समझते चलेंगे ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया कैसे होती है। तो हमने अभी ओव्यूल की संरचना देखी, ओव्यूल की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो है हम लोगों को पता है कि ये जो ओव्यूल है, ध्यान से समझते चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जो है मैं पूरे स्ट्रक्चर के माध्यम से ही सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ओव्यूल की संरचना है, वेल डेवलप नहीं है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो ये जो है कि इसमें जो है मृदुतक कोशिकाएं होंगी, है ना, क्या होंगी, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलिएगा कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब ये अभी तक
पूरी तरह से जो है ये बीजांड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, वेल डेवलप नहीं है ना। तो इसमें जो है कि ये कोशिकाएं ऐसी विकसित हो रही हैं धीरे धीरे, है ना। अब इसके बाद जो है इसमें से एक कोशिका है, इनमें से जो मृदुतक कोशिकाएं हैं, है ना, मृदुतक कोशिकाएं हैं, अब वो क्या होगी कि डेवलप करेगी धीरे धीरे, क्या होंगी, डेवलप करेंगी और फूल कर बड़ी हो जाएंगी, या एक जगह से क्या होंगी, फूल कर बड़ी हो जाएगी। ध्यान से समझते चलिएगा पूरे डायग्राम को, स्ट्रक्चर को, है ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें से एक कोशिका क्या होगी, फूल कर बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझते चलिए एक एक चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका यहाँ से, एक कोशिका यहाँ से फूल कर बड़ी हो गई। ठीक है, इस कोशिका को हम बोलेंगे प्रपशु कोशिका। इस कोशिका को क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रपशु कोशिका। जैसे आप लोग जो है लघु बीजाणु जनन पढ़े थे, है ना, ठीक उसी तरह से उसमें भी इसको बोलेंगे प्रपशु कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल्स, आर्की स्पोरियल सेल्स। ठीक है, आर्की स्पोरियल सेल्स। अब ये आर्की स्पोरियल सेल्स, है ना, जो है फूल कर बड़ी हो जाएंगी, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाएगा, है ना, और जो है कोशिका भित्ति बन जाएंगी। ठीक है, अब ये जो प्रपशु कोशिका बनी है, आर्की स्पोरियल सेल्स बनी है, आर्की स्पोरियल सेल्स में फिर से होगा डिवीजन। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन होगा। अब ये जब समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन होने के पश्चात अब ये एक कोशिका एक सेल से दो सेल्स में बढ़ जाएंगी, एक कोशिका एक सेल से कितने में, दो सेल्स में बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने दो सेल्स बना दिया, है ना, दो सेल्स बन गए। आर्की स्पोरियल सेल्स जो है यानी प्रपशु कोशिका विभाजित होकर दो सेल्स बनेंगी। अब जो दोनों सेल्स बने हैं, इसमें पहली कोशिका का नाम होगा प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और बीजाणु जनन कोशिका, है ना। ध्यान से समझते चलेंगे। पहले वाले सेल्स को क्या बोलेंगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। ठीक है, और जो दूसरी सेल्स है इसको बोलेंगे इसमें बोलते थे पू बीजाणु जनन कोशिका, इसमें बोलेंगे बीजाणु जनन कोशिका, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, याद करते हुए चलिएगा, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है यानी जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो बीजाणु जनन कोशिका है स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स हैं। अब इनमें होता है विभाजन, इनमें भी क्या होगा, विभाजन। लेकिन जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है यहाँ पर डेवलप नहीं होती, यहाँ पर विभाजित नहीं होती, या तो विभाजित होंगी या तो विभाजित नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो है कि प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजित नहीं होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो हैं विभाजित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो हैं क्या हो रहे हैं, विभाजित नहीं हो रहे हैं। और जो बीजाणु जनन कोशिका है, बीजाणु जनन कोशिका यानी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स क्या होगा कि इसमें बिना डिवीजन के ही स्पोरोजिनस सेल्स, है ना, स्पोरोजिनस सेल्स में बिना विभाजन के, है ना, बिना विभाजन के ये क्या होंगे, बिना डेवलप किए, बिना डिवाइड हुए ये क्या करते हैं, तो मातृ बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका की तरह व्यवहार करने लगता है, की तरह व्यवहार करने लगता है। अब ध्यान से समझते चलिएगा कि इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी विभाजन नहीं हो रहा है। बिना विभाजन के ही जो बीजाणु जनन कोशिका है, मातृ बीजाणु जनन कोशिका की तरह क्या करेगी कि जो है व्यवहार करने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मातृ बीजाणु जनन कोशिका की तरह क्या कर रही है, व्यवहार कर रही है। अब इसमें ही क्या होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। कौन सा विभाजन चलेगा, अर्धसूत्री विभाजन चलेगा। ठीक है, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनी, अब क्या हुआ कि ये जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, है ना, ध्यान समझेंगे बिल्कुल, एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को। देखिए, अब इसमें हमने कहा कि ये जो कोशिका है, पहली वाली कोशिका उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, या तो ये विभाजित होगी या तो नहीं होगी। अब ये जो दूसरी कोशिका है वो किस तरह से व्यवहार करने लगी, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका या मातृ बीजाणु जनन कोशिका, है ना, गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरफ जो है व्यवहार करने लगती है। ठीक है, अब इसी के अंदर, इसी सेल्स के अंदर क्या होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, तो अर्धसूत्री
विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, अर्धसूत्रीय विभाजन। जैसे ही इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन स्टार्ट होगा, ठीक है, इस कोशिका के अंदर, और जो पहली वाली सेल्स है या तो विभाजित होती है, विभाजित होकर लेयर बनाएंगी, या तो विभाजित नहीं होती हैं, है ना। तो जो पहली सेल्स है वो मान लीजिए कि विभाजित नहीं हो रही है, तो जो दूसरी कोशिका है वो विभाजित होगी। दूसरी कोशिका क्या है, विभाजित होंगी, है ना। जो दूसरी कोशिका है वो विभाजित होगी, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय जैसे ही विभाजन होगा, इसमें जो है कि इसमें जो है केंद्रक बनेंगे, है ना। केंद्रक कितने बनेंगे, तो एक अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा, ठीक है। 4 अगुणित लघु बीजाणु, लघु या नहीं बोलेंगे, यहाँ गुरु बीजाणु बोलेंगे। कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये 1 2 3 और 4, है ना। ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। अब इसमें से जो निभाग के तरफ की कोशिका होती है, जो निभाग के तरफ की कोशिका होती है वो सक्रिय होती है। वो कैसी होती है, सक्रिय होती है, ठीक है। अब इस जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है उसमें विभाजन नहीं हुआ। जो दूसरी कोशिका थी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। 4 लघु बीजाणु, 4 जो है गुरु बीजाणु बने, 4 गुरु बीजाणु बने, ठीक है, जो कैसे होंगे, अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब इसमें से ये 3 जो है नष्ट हो जाते हैं। ये 3 क्या होते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आगे चल के क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, समझते चलिएगा। अब ये 4 जो है कि नष्ट हो गए और एक इसमें से बच जाता है, एक क्या होगा, बचा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते चलिएगा कि एक जो है जो निभाग की तरफ है वो बचा रहेगा क्योंकि वो सक्रिय रूप से है, ठीक है। और बाकी जो थे 3 ये क्या हो गए, नष्ट हो गए। ये तीनों क्या हो गए, नष्ट हो गए, तीनों नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो गुरु बीजाणु बने, मेगा स्पोर बने, ये मेगा स्पोर बने। अब जो मेगा स्पोर एक बच गया, इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें से क्या होगा, फिर से होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। अब ये बड़ा होगा, है ना। पहले तो ये फूल कर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर समझते चलेंगे कि ये जो कोशिका हमने बनाई, ठीक है, ये क्या होगा, फूल कर बड़े हो जाएंगे, है ना। केंद्रक सुस्पष्ट हो जाएगा। इसमें होगा फिर अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें कौन सा विभाजन होगा, तो यहाँ पर फिर से चलेगा अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन चलेगा, ठीक है। ध्यान समझेंगे, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। जब अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पर होगा तो इसमें जो है केंद्रक, ध्यान से समझिएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये जो है यहाँ पर समसूत्रीय विभाजन होता है। कैसा विभाजन होगा, तो समसूत्रीय विभाजन हो। यहाँ तक जो है अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, समसूत्रीय, है ना। इसको ठीक कर लेंगे, समसूत्रीय विभाजन होगा। जैसे ही समसूत्रीय विभाजन होगा तो एक जो न्यूक्लियस है वो कितने सेल्स में बटेंगे, 2 भागों में बटेंगे, 2, है ना। इसमें कितना विभाजन, कैसा विभाजन होगा, तो समसूत्रीय टाइप का विभाजन होगा, ठीक है। अब ये जो एक केंद्रक थे कितने बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाएंगे, ठीक है। फिर से इसी के अंतर्गत फिर से समसूत्रीय विभाजन होगा। इसी में क्या होगा, समसूत्रीय, दोनों में, है ना। कैसा विभाजन होगा, दोनों जो न्यूक्लियस बने हैं फिर से इसमें इसके अंतर्गत समसूत्रीय विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप बनाएंगे और इसमें दिखाएंगे कि इसमें इसके अंतर्गत जो है ये पहले 1 बने थे, 2, है ना। अब कितने बन जाएंगे, 4। एक में जो है समसूत्रीय विभाजन हुआ, दोनों में समसूत्रीय विभाजन हुआ, दोनों से कितने सेल्स बने, तो 4 सेल्स बने। फिर से इसी के अंतर्गत जो है समसूत्रीय विभाजन होगा। इनके अंतर्गत फिर से क्या होता है, समसूत्रीय विभाजन होगा, फिर से, है ना। यहाँ पर समसूत्रीय विभाजन हुआ, ठीक है, समसूत्रीय विभाजन। यहाँ पर भी क्या होगा, तो समसूत्रीय विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन। जैसे ही इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा तो ये 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, ये 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, तो ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी कितने बने, 4 बने, ठीक है। अब इसके बाद फिर से इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा, है ना। यहाँ पर नहीं, अब जो है समसूत्रीय विभाजन के पश्चात अब इसमें जितने सेल्स बन गए, अब ये जो है यहाँ पर अरेंज किए जाएंगे। कहाँ पर, ये इसके अंतर्गत भ्रूणकोश के अंतर्गत अरेंज होंगे। तो जो है ऊपर की तरफ 3 अरेंज हो जाएंगे, है ना। ऊपर की तरफ 3 अरेंज हो जाएंगे, नीचे की तरफ 3 अरेंज हो जाएंगे, और जो है 2 बीच में चले आएंगे। 2 कहाँ पर आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, पहले कितने थे, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो 2 यहाँ, एक इधर से और एक इधर से, कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो बीच में स्थित हो जाएगा। और जो है 3 जो है 3 निभाग की तरफ और 3 बीजांड द्वार की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 3 कहाँ पर, तो बीजांड जो है बीजांड द्वार की तरफ, और 3 निभाग की तरफ स्थित हो जाएंगे, और 2 जो है बीच में आ जाएंगे। तो इसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि इसमें ये सभी कोशिकाएं बना लेंगे। क्या करेंगे, इनके ऊपर कोशिका का निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। और ये एक पूरी कोशिका है, ठीक है।
ये एक पूरी कोशिका है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अब कितने न्यूक्लियस हैं, तो 8 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, है ना, 8 न्यूक्लियस, है ना, 8 न्यूक्लियस। और कितने सेल्स हैं, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, है ना, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 सेल हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4 5 6 और 7 सेल हो गए। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर और 7 सेल स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को इसमें मिल रहा है, ठीक है, इस तरह के बीजांड में, ठीक है। अब जो है ये जो बीजांड की संरचना इसमें बनी, तो जो ऊपर की सेल्स होंगी, है ना, इसमें क्या होंगी, जो ऊपर की सेल्स होंगी इनको बोलते हैं क्या, प्रतिमुख कोशिका। जो निभाग की तरफ होंगी प्रतिमुख कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका, यानी एंटीपोडल सेल्स। और जो बीज में होंगी इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुवी केंद्रक, है ना, द्विध्रुवी केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक, है ना, ध्रुवी केंद्रक, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक या ध्रुवी सेल्स, ठीक है। और जो इसमें बीच में होता है इसको बोलते हैं एग सेल, है ना, एग सेल, अंड कोशिका, है ना। और जो साइड में होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है, सिनर्जिड्स, सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स, ठीक है। अब ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हमने ये बताया कि इसमें जो है कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, पहले जो है मृदुतक कोशिकाएं हैं, इसमें ये जो है फूल कर बड़ी हो जाएंगी, प्रपशु कोशिका बनाएंगी, आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाएंगे। आर्कीस्पोरियल सेल्स जो बने, आर्कीस्पोरियल सेल्स में अब ये जो है कोशिका, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और बीजाणु जनन कोशिका, स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे। अब उसके बाद स्पोरोजिनस सेल्स बनने के बाद अब इसमें 2 सेल्स, एक तो सेल्स बनी ये मातृ बीजाणु जनन, इसमें बिना विभाजन के ये किस तरह से व्यवहार करेगा, तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरह व्यवहार करेगा। अब ये सेल्स एक तो या तो विभाजित होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब इसके से एक सेल में न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, है ना, ये सेल्स के न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, ठीक है। और 4 अगुणित कोशिकाएं बनाएंगी, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका बनेगी, मेगास्पोर्स बनेंगे। वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे, ठीक है। अब इसमें से 3 जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक जो है कोशिका बची रह जाती है। फिर उसके बाद इसमें से जो है इसमें समसूत्री विभाजन होगा। कैसे विभाजन होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर अब ये सेल जो है बड़ा होगा, है ना, अब इसके केंद्रक सुस्पष्ट होंगे, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के पश्चात 1 से 2 सेल्स बनेंगे। फिर इन दोनों जो है केंद्रकों में होगा क्या, समसूत्री विभाजन, 2 से 4 सेल्स बनेंगे, 4 केंद्रक बनेंगे, ठीक है। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर 4 से ये 8 बनेंगे। अब ये धीरे धीरे क्या होंगे, तो अरेंज होंगे, अरेंज होकर 3 जो है कहाँ पर चले जाएंगे, 3 ऊपर की तरफ, कहाँ पर, निभाग की तरफ, और 3 कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3 जो है कि शिफ्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, और 2 केंद्रक कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बीच में, ठीक है। जो इधर की तरफ कोशिकाएं हैं ऊपर की तरफ, है ना, निभाग की तरफ, उनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और जो बीच में होंगी उनको बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक। और जो नीचे की तरफ होंगी, जो बीच में, उसको होता है एग सेल्स, यानी अंड कोशिका। और जो उसके साइड में होती हैं उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, यानी सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो ये रही जो है बीजांड के परिवर्धन की बात, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान जो है हमने पढ़ा, है ना। तो आप जो है इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। नोट करने के लिए आप जो है हेडिंग देंगे गुरु बीजाणु जनन, है ना, गुरु बीजाणु जनन। इसमें आप जो है लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन के लिए, बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन के प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। सामान्यतः बीजांड के अंदर, बीजांडकाय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं से एक अधःस्तरी कोशिका का आकार में बड़ा हो जाता है, जिसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट से उसी में प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 सेल्स का निर्माण होता है। बाहर की तरफ कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राथमिक भित्ति कोशिका, तथा अंदर की तरफ की कोशिका को बीजाणु जनन कोशिका, स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, अगले पॉइंट से
प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन द्वारा, प्राथमिक भित्ति कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाता है, विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बनाता है, और कभी कभी यह बिना विभाजित किए रह जाते हैं, और कभी कभी यह बिना विभाजित किए रह जाते हैं, बिना विभाजित किए रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका की तरह व्यवहार करने लगता है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका की तरह व्यवहार करने लगता है। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इनसे निर्मित तीन अगुणित गुरु बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और प्रायः जो एक निभाग की कोशिका होती है वह क्रियाशील क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है, अब आप हेडिंग देंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, आप हेडिंग देंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। हेडिंग देंगे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट अब इसमें भी पॉइंट वाइज जो है आप लिखते चलेंगे, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि क्रियाशील, यहाँ से आप लिखते चलेंगे क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे यह गुरु बीजाणु वृद्धि करके बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे दो केंद्रक से चार केंद्रक बनते हैं, पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कुल 8 केंद्रक का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से जिनमें से चार केंद्रक निभाग की तरफ तथा चार केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चले जाते हैं या तरफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे अब केंद्रक निभाग की ओर से और एक केंद्रक निभाग की ओर से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे तीन केंद्रक जो निभाग की तरफ होते हैं वे कोशिका द्रव्य का विभाजन करके कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे
प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे तीन केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ कोशिका द्रव्य का विभाजन करके, तीन केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ कोशिका विभाजन करके कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। अब इन्हें जो बीच वाली सेल्स होती है उसे अंड कोशिका यानी एक सेल कहते हैं, और अंड कोशिका के अगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स कहते हैं, और अंड कोशिका के अगल बगल वाली कोशिकाओं को जो है सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं, द्वितीय केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, इस प्रकार से भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सहायक कोशिका का कार्य परागकण का, ये जो सहायक कोशिका बनी है उसका कार्य परागकण का, ऐसे लिखेंगे सहायक कोशिका का कार्य पराग नलिका का पथ प्रदर्शन करना होता है ना, पथ प्रदर्शन करना होता है। जब इसमें परागकण इंटर करते हैं तो जो सहायक कोशिका होती है इसमें से केमिकल सिक्रेशन होता है, केमिकल सिक्रेशन से ये बताते हैं कि ये जो है इसमें जो है इस रास्ते से जो है कि पराग नलिका को प्रवेश कराया जाए। तो ये रहा गुरु बीजाणु जनन कोशिका के बारे में। अगर जो है आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको जो है आप ज़रूर फॉलो करें, फॉलो करने के साथ साथ जो है आप अपने मित्रों के साथ जो है ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो है आपके साथ साथ जो है दूसरों को भी लाभ मिल सके।